भारतीय जनता पार्टी राम पर तो खूब राजनीति करती है, मगर राम राज्य की बात क्यों नहीं करती? 22 जनवरी जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा, भारतीय जनता पार्टी इस मौके का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को नीचा दिखाने के लिए और अपने लिए वोट बटोरने के लिए कर रही है। और सबसे बड़ी बात, राम से जुड़ा हुआ है राम राज्य, क्योंकि आप भगवान श्री राम की बात तो कर सकते हैं, मगर अगर हम साथ में राम राज्य की बात ना करें तो फिर राम की चर्चा अधूरी है। जी हां, राम की चर्चा बगैर राम राज्य के अधूरी है। राम राज्य जिसका मतलब है राजधर्म, राजधर्म जिसका अर्थ है जनता की समस्याओं के प्रति जवाबदेही। और आप भी जानते हैं दोस्तों, अपनी गलती स्वीकार करना भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए नामुमकिन है। जवाबदेही नाम की चीज बीजेपी की डिक्शनरी में गैर मौजूद है। आप राम पर तो राजनीति करते हैं, मगर साहब मजाल है कि आप राम राज्य की भी बात करें, और उसकी मिसाल मैं बस कुछ लम्हों में आपको देने वाला हूं। मगर इस मुद्दे पर राजनीति कैसी हो रही है मैं आपको बताता हूं। आप जानते हैं ना कि राम मंदिर के उद्घाटन के लिए जो सबसे पहला निमंत्रण गया वो किसको गया? और वो इसीलिए गया क्योंकि बीजेपी जानती थी कि वो शख्स जो है निमंत्रण को लेकर ना कहेगा और एक बार फिर हम उस पर राजनीति खेलेंगे। क्योंकि यह निमंत्रण गया वामपंथी नेता सीताराम येचुरी को। आप जानते हैं कि राम मंदिर आंदोलन से वामपंथियों का दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा है। यहां तक कि धर्म से भी वामपंथी अक्सर बचते हैं, मगर जानबूझकर भाजपा ने, आयोजकों ने निमंत्रण भेजा सीताराम येचुरी को ताकि वो मना करें, और उसके बाद जोशी जी की टूल किट के चलते गोदी मीडिया विपक्ष को गाली दे। यह निमंत्रण शिवसेना को भी जा सकता था, मगर नहीं, एक वामपंथी नेता को गया। इनके हर कदम के पीछे दोस्तों एक सोच है, हर कदम के पीछे राजनीति है। और जैसे ही सीताराम येचुरी मना करते हैं, देखिए दोस्तों किस तरह की खबरें गोदी मीडिया में चलनी शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले विपक्ष राम मंदिर के साथ या खिलाफ, यानी कि विपक्ष को राम मंदिर के खलनायक के तौर पर पेश किया जाए। भारत में हर बार हिंदू धर्म का अपमान क्यों? न जाने क्यों दोस्तों ये लोग हर बार हिंदुओं को बेचारा, दबा कुचला और हिंदू धर्म को इतना असहाय बताते हैं। जिस देश में हिंदुओं की संख्या 80% है वो असहाय नहीं हो सकता, मगर ये लोग हिंदू को हमेशा दबा कुचला बताते हैं, क्योंकि दबा कुचला बताने से भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट हासिल करना आसान हो जाता है। अन्य गोदी मीडिया में दोस्तों राम मंदिर का बुलावा, विपक्ष को गुस्सा आया। फिर देखिए, राम मंदिर का उद्घाटन सेक्युलरिज्म का रियल टेस्ट, यानी कि राम के खिलाफ इन्होंने धर्मनिरपेक्षता को रख दिया है। जबकि मैं आपको बतला चुका हूं कि राम से जुड़ा है राम राज्य, और राम राज्य में है जवाबदेही। सेक्युलरिज्म यानी संविधान, सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान का अभिन्न अंग है। लिहाजा जब आप राजधर्म की बात करते हैं तो इस बात की भी चर्चा की जाएगी कि क्या देश के संवैधानिक मूल्यों, जिसमें सेक्युलरिज्म शामिल है, उसके प्रति आप जवाबदेह हैं या नहीं। आगे देखिए साहब, कहीं दीप जले कहीं दिल, यानी कि हर न्यूज चैनल में किसी ना किसी तरीके से विपक्ष को नीचा दिखाया जाए, उन्हें टारगेट किया जाए। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, यहां राम की बात कहां है? यहां राम के आध्यात्म की बात कहां है? यहां तो 22 जनवरी के मौके को भी लोगों को बांटने का जरिया बनाया जा रहा है। वो राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्हें गोदी मीडिया इस तरह से बदनाम कर रहा है। और आप जानते हैं इस तरह से बदनाम करके फायदा किसको है? इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये लोग बात तो राम की करते हैं, मगर रामराज्य से, रामराज्य की परिकल्पना से, जवाबदेही से, राजधर्म से कोसों दूर हैं। कुछ मिसालें मैं आपको देना चाहता हूं दोस्तों। बजरंग पुनिया अपना पद्मश्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर रख दिया। साक्षी मलिक आंखों में आंसू लेकर उन्होंने कुश्ती से संन्यास ले लिया। विनेश फोगाट अपना अर्जुन अवार्ड वापस कर दिया।
मगर बृजभूषण शरण सिंह, जिनके खिलाफ इनका संघर्ष था, वो दबंगई के साथ बना हुआ है। उस पर आज तक नहीं है, जबकि अदालत में दिल्ली पुलिस की उसकी चार्जशीट मौजूद है, जिसमें हैरत अंगेज खौफनाक चीजों का जिक्र है। मगर प्रधानमंत्री इन तमाम मुद्दों पर खामोश रहते हैं, जबकि उन्होंने विनेश फोगाट को आश्वासन भी दिया था। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर यह राम राज्य होता तो जवाबदेही होती ना। जो पीड़ित है उसके पक्ष में राजा खड़ा होता। मगर आज उन पीड़ितों को बदनाम किया जाता है, उन्हें ही टारगेट किया जाता है। ऐसे में राम राज्य कहां है जब आप बेकसूरों के साथ नहीं खड़े हैं? सबसे बड़ी बात, यह वो पॉलिटिकल पार्टी है जो राष्ट्रवाद का इस्तेमाल करती है, जो सैनिकों के शौर्य का इस्तेमाल करती है राजनीति के लिए, वोट बटोरने के लिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब गालवान घाटी में हमारे 21 जवान शहीद हो गए थे चीन के साथ संघर्ष में, प्रधानमंत्री के मुंह से क्या चीन शब्द निकला था? बताइए बताइए, सवाल का जवाब दीजिए भाई, क्योंकि यही वो प्रधानमंत्री थे जो चीन को लाल आंख दिखाने की बात करते थे, मगर उनके मुंह से अब चीन शब्द नहीं निकल रहा है। क्यों? मैं समझना चाहता हूं। किसान जब आंदोलन कर रहा था, सत्यपाल मलिक प्रधानमंत्री से मिलने जाते हैं और कहते हैं आप कुछ कीजिए, 700 किसान मर चुके हैं। प्रधानमंत्री क्या कहते हैं बकौल सत्यपाल मलिक? कि ये मेरी वजह से थोड़ा ना मरे। क्या यह राजधर्म है? क्या यह जवाबदेही है? अगर एक संघर्ष जारी है तो यह सत्ता की जवाबदेही हो जाती है एक रामराज्य में कि वो जनता को संबोधित करें संवेदनशील निगाह से, सेंसिटिव निगाह से। मगर सत्ता क्या यह कर रही है? कई और मुद्दे मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों, जिससे पता चलता है कि राम पर राजनीति करने वाले किस तरह से मुद्दों से भागते हैं, उस पर जवाब तक नहीं देते हैं। एक एक करके आपके सामने मुद्दे आ रहे हैं। इस खबर को देखिए, बिजनेस टुडे की। यह खबर बहुत शॉकिंग है दोस्तों। ले ऑफ सुनामी 2023, टेक कंपनीज लेड ऑफ 2.26 लाख एम्प्लॉइज टुडे, 40% मोर देन 2022। 2022 की तुलना में करीब 40% ज्यादा कंपनीज के टेक एम्प्लॉइज को निकाला गया, ले ऑफ किया गया। मैं आपसे समझना चाहता हूं, अगर भारत विश्व गुरु बन रहा है, अगर भारत में विदेशी कंपनियां आकर निवेश कर रही हैं, तो हमारे टेक एम्प्लॉइज को ले ऑफ क्यों किया जा रहा है? उन्हें निकाल बाहर क्यों किया जा रहा है? और इसमें 40% की बढ़ोतरी हुई है। इस खबर पर गौर कीजिए। बिजनेस टुडे की यह खबर जो पोल खोल रही है विश्व गुरु के उस दावे को लेकर। और सिर्फ यह बात नहीं है दोस्तों, एनसीआरबी की इस रिपोर्ट को देखिए। रोज प्रतिदिन 154 किसान और डेली वेज मजदूर, दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं। 154 आंकड़े पर गौर कीजिए। इस खबर के मुताबिक 154 लोग मारे जा रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट है, ये सरकारी रिपोर्ट है, ये मेरे दिमाग की कल्पना नहीं है। मैं फिर समझना चाहता हूं, कहां है सत्ता की जवाबदेही? कहां है सत्ता का मरहम अपने जनता को लेकर? सबसे बड़ी बात, आपको 80 करोड़ जनता को मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है। इस वक्त देश की जनता की यह हालत है कि अगर यह मुफ्त अनाज ना मिले तो उनकी हालत खराब हो जाए। यह बतला रहा है ना कि भारत किस तरह की तरक्की कर रहा है। क्या इन मुद्दों को लेकर मीडिया कभी सत्ता से सवाल पूछता है? और जवाबदेही कहां है सत्ता की? ऐसे में राम राज्य की परिकल्पना अधूरी है। राम पर तुम राजनीति तो कर रहे हो, मगर जवाबदेह नहीं हो। इसके बाद दोस्तों इस खबर को देखिए। इसी साल अक्टूबर में आंकड़ा आया था, और वह आंकड़ा क्या था कि बेरोजगारी की दर 10.05% है। 10.05% unemployment rate in October, highest in 2 years. सबसे बड़ी बात, एक ही महीने पहले यह आंकड़ा था 7.02, और यह आंकड़ा था CMIE का। बेरोजगारी को लेकर कोई संबोधन नहीं है।
अभी हाल ही में अग्निवीर योजना को लेकर नाराज कुछ युवाओं ने बिहार से दिल्ली तक पैदल मार्च किया था और उनसे मुलाकात राहुल गांधी ने की थी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री ना हमारे पहलवानों से मिलते हैं, पहलवान बेटियों से भी नहीं मिलते हैं, बेरोजगारों से भी नहीं मिलते हैं, और जब विपक्ष उनसे मिलता है तो मैं नहीं बोलता हूं, गोदी मीडिया यह कहने लगते हैं कि देखिए कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है, पहलवानों का जो आंदोलन है अब वो राजनीतिक दिशा में मुड़ गया है। यानी कि अगर कोई नाइंसाफी हो, विपक्ष उसकी भी आवाज ना उठाए, जवाबदेही पूरी तरह से बंद कर दी जाए। ऐसे में मैं आपसे समझना चाहता हूं, यह रामराज्य कैसे हो सकता है? और सबसे बड़ी बात, जिस उत्तर प्रदेश में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, वहां पर दलितों और महिलाओं को लेकर अत्याचार पूरे भारत में सबसे ज्यादा हैं। और यह मेरी कल्पना नहीं है, यह सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर according to a data from the National Crime Records Bureau, Uttar Pradesh has alone reported 49,613 cases of total atrocities and attacks on Dalits. 49,613 मामले दलितों के खिलाफ अत्याचार, और 2018, 2019, 2020, 2021 यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 2018 में दलितों के खिलाफ मामले थे 11,924 और ये 2021 में बढ़कर हो गए 13,146, और यह आंकड़ा सामने आया था इसी साल मार्च 2023 में। और यही नहीं, यह आंकड़ा यह भी बताता है कि महिलाओं के खिलाफ भी सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में ही हैं। यह भी सरकारी आंकड़े बताते हैं। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इन मुद्दों के प्रति क्या सत्ता की जवाबदेही है? राम की बात तो आप कर रहे हैं, मगर राम के साथ रामराज्य शब्द जुड़ा हुआ है, जिसका जो सबसे अहम हिस्सा है, सबसे अहम बात है, वो है राजधर्म। जवाबदेही तो बहुत दूर की बात है। बीबीसी की खबर पढ़िए, वॉशिंगटन पोस्ट का दावा, हैकिंग की चेतावनी देने के बाद भारत सरकार ने एप्पल को बनाया निशाना। यह खबर क्या कह रही है? आपको याद होगा कुछ दिनों पहले महुआ मोइत्रा, शशि थरूर, प्रियंका चतुर्वेदी ये सब बता रहे थे कि उन्हें उनके एप्पल फोन के जरिए एक चेतावनी आई थी कि आपके फोन को हैक किया जा रहा है। सरकारी हैकर्स आप पर निशाना साध रहे हैं। बाद में आप जानते हैं क्या होता है? मोदी सरकार एप्पल को ही चेतावनी देती है और उन पर ही कार्रवाई करने लगती है। यह खबर क्या कहती है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जवाबदेही तो बहुत दूर की बात है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह के सार्वजनिक दावों से अलग प्राइवेट में मोदी सरकार के अधिकारियों ने एप्पल के भारत में प्रतिनिधि को बुलाया और कहा कि कंपनी वार्निंग को लेकर हो रहे राजनीतिक असर को कम करने के लिए सरकार की मदद करें। इतना ही नहीं, सरकार ने एप्पल के देश से बाहर रहने वाले एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट को बुलाया और उन्हें कहा कि इस नोटिफिकेशन को लेकर एप्पल की ओर से सफाई पेश करने के विकल्प तैयार करें। अमेरिकी अखबार का कहना था, इस मामले की जानकारी रखने वाले 3 लोगों ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर यह दावा किया। इनमें से एक व्यक्ति ने कहा, सरकार के लोग काफी नाराज हैं। अखबार के मुताबिक एप्पल के विदेशी अधिकारी कंपनी के वार्निंग मैसेज के पक्ष में मजबूती से खड़े रहे, लेकिन जिस तरह से भारत सरकार ने एप्पल की विश्वसनीयता को कमतर करने की कोशिश की और जिस तरह का दबाव सरकार की ओर से बनाया गया, उसका असर कुपर्टिनो के हेडक्वार्टर में बैठे एप्पल के अधिकारियों पर पड़ा। यानी कि एक तरफ कथित तौर पर हमारे राजनेताओं, हमारे पत्रकारों के फोन पेगासस के जरिए निशाने पर होते हैं, और दूसरी तरफ उस मुद्दे पर जवाब देने के बजाय सरकार उल्टा एप्पल पर दबाव बनाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, राम की तो बात हो रही है, मगर रामराज्य की कोई बात नहीं हो रही है, क्योंकि रामराज्य मुश्किल है ना। रामराज्य में तो जवाबदेही आ जाती है, रामराज्य में तो राजधर्म आ जाता है, और इसका मोदी सरकार से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।